brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। रुक करते हैं साहिल जोशी का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल जी, महाराष्ट्र का डेटा अभी हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय डेटा पर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं अपनी तरफ से टिप्पणियां? मेरी दो टिप्पणियां इस पे, क्योंकि जब से यशवंत मूड ऑफ द नेशन कर रहे हैं पिछले कम से कम पिछला 5 डेटा वो एक तरीके से कंसिस्टेंट है महाराष्ट्र को लेकर। और महाराष्ट्र में ट्रेंड उन्होंने जिस तरीके से नेशनल लेवल पर वो कंसिस्टेंट है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी वो कंसिस्टेंट है। और यही एक वजह है कि जिसके वजह से बीजेपी सवाल उठाते समय कई बार यह सोचती है कि अगर देश में इस तरीके का गणित दिख रहा है तो महाराष्ट्र में यशवंत इस तरीके का डेटा क्यों दिखा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2022 में, अगस्त 2022 में जो डेटा मूड ऑफ द नेशन का आया था उसमें भी करीब करीब यही चित्र दिखाया गया था। और आज जब हम लोग जनवरी 2024 में ये डेटा दिखा रहे हैं तभी भी वही चित्र यहां पर नजर आ रहा है। सिर्फ फर्क ये हुआ है कि जनवरी 2022 का जो डेटा था या अगस्त 2022 का जो डेटा था, तब का जो वोट परसेंटेज था बीजेपी का या बीजेपी के साथ जुड़ने वाले पार्टियों का, वो बढ़कर अब 40% तक पहुंच गया है। और वोट प्रतिशत का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब सिर्फ 4% का गैप यहां पर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि महाराष्ट्र में अभी भी चौथे पार्टनर की गुंजाइश है महायुति में बीजेपी के साथ। इसी पे जी इस पे डेटा दिखा देते हैं साहिल जी, उसके बाद यशवंत दादा आप इसमें जरा ऐड करिएगा। राजनीति ये शिकायत ना रहे कि महाराष्ट्र पे डिस्कशन लेट होता है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। महाराष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट बन गया है, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में तो वन वे है, मोदी जी तो वहां 52% प्लस है। महाराष्ट्र में असली टक्कर हो रही है सौरभ, इसलिए आपने महाराष्ट्र दिखाना चाहिए जी। पर मैं महाराष्ट्र के सब दोस्तों को कहूंगा, जिस भी मानूस है तुम्हारे शो में सौरभ, मतलब मेरी बात मेरी ओर मत देखो। मैं तो बनारस का भैया हूं, मेरी ओर मत देखो। राजदीप सरदेसाई और दूसरे जो राजदीप अपनी सहूलियत के हिसाब से गुजराती, महाराष्ट्रियन, कोंकणी, गोवा, मैं हूं वेस्ट इंडियन, बंगाली, ये हो जाते हैं। मैं वेस्ट इंडियन हूं, पश्चिम भारत से आता हूं, मैं वेस्ट इंडियन हूं। और ईस्ट इंडिया का दामाद हूं, गोवा से, मदर महाराष्ट्र से जी। और ईस्ट इंडिया से शादी हुई। नहीं, पर मैं अपने महाराष्ट्र के मित्रों को यह कहना चाहूंगा, जब आप किसी भी राजनीतिक दल को या विचार को स्पष्ट जनादेश देते हैं, तब ये जो जिस तरीके का हम महाराष्ट्र में पॉलिटिकल गेम देखते हैं, जो तमाशा हो रहा है राजनीति के नाम पे, जो इधर से उधर हो रहा है, उसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है और आप ज्यादा जवाबदेही तय कर पाते हैं अपने सत्ताधीशों की। ठीक है, तो आप जो क्लियर, हमारे यूपी ने लगातार स्पष्ट जनादेश दिए हैं पिछली 4 बार से, इसलिए हमारे यूपी में कंपटीशन होता है कि एक्सप्रेसवे कौन बना रहा है, लैपटॉप और टैबलेट कौन बांट रहा है। जी साहिल जी, मेरा सिर्फ ये कहना है ना कि स्पष्ट बहुमत का मतलब महाराष्ट्र में कुछ अलग होता है। महाराष्ट्र में कभी भी ये देखा गया है कि मतलब 1995 से लगातार ये देखा गया है कि किसी एक के हाथ में सत्ता की चाबी दो तो उसके बाद उसको सवाल पूछने का अधिकार लोग खो बैठते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र के लोग कभी भी किसी एक के हाथ में सत्ता की चाबी नहीं देते हैं, जिसके वजह से उस पर अंकुश बना रहे। ताश की पत्तों की तरह मुख्यमंत्री फेंटे जाते हैं सर, लेकिन उसका एक फ्लिप साइड भी है ना। आप बताइए, एक देवेंद्र फडणवीस के अपवाद को छोड़ दें, आखिरी बार कब हुआ था कि 5 साल लगातार एक मुख्यमंत्री ने शासन किया हो? नहीं, देखिए 5 साल शासन करने का मतलब ये नहीं है। देखिए जब किसी के पास पूरा बहुमत होता है, महाराष्ट्र में 95 के बाद ये मिलीजुली सरकार बनती रही है, कभी भी किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिल पाया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी का जो 15 साल का लंबा शासन रहा, उसमें लोगों को नजर आया कि ये बहुत ज्यादा सेटल हो गए। उनको लग रहा है कि कुछ भी हो जाए हम लोग ही जीतते रहेंगे। तब उन्होंने दूसरे गठबंधन को सामने लाकर रख दिया। लेकिन उस गठबंधन में भी जब उनको लगा कि एक ही का किसी का दबदबा बढ़ता जा रहा है, तब उन्होंने उसको कोर्स करेक्शन एक तरीके से किया, किसी को खत्म नहीं होने देते। जैसे 2019 में लग रहा था कि भाई कांग्रेस पूरी तरह डिसिमेट हो जाएगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की वो भी 25 सीटों तक सीमित जाएगी, तब जाकर उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को 100 तक लाकर रख दिया, जिसके वजह से 2019 में बाद में उलटफेर होने का चांस बना रहा है। यहां पर 2014 में भी बाकी सारे राज्यों में बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बना पाई, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना को 62 सीटें देकर उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोका था। तो महाराष्ट्र का मैंडेट इसी तरीके से फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके के सोच विचार के लोग यहां पर है। एक ही वक्त पे अलग अलग विचारधाराएं काम करती है। हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा एक तरफ है, सेक्युलर विचारधारा एक तरफ है,
एक तरफ महाराष्ट्रवादी विचारधारा एक तरफ है, दूसरी तरफ नेशनल पार्टी की सोच वाली विचारधारा है। तो ये सारों का जो एक दूसरे के साथ जो ताना बाना बनता है, जिसके वजह से महाराष्ट्र में ये चित्र बार-बार हमें नजर आता है। जी साहिल सर जरा सुन लीजिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में आज की स्थिति में भी है। जी जरा रोमांटिक ख्याल है, मैं मानता हूं। आई मीन ये इसमें अच्छा ही है, मतलब अब बंबई से जितना रोमांस निकलना चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति में उतना तो निकल ही रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कहीं ना कहीं कि जनादेश का बारंबार अपमान हुआ है रियल पॉलिटिक के नाम पर। सौरभ, जिस समय युति की राजनीति बाला साहब ठाकरे जी ने और उस समय भाजपा के नेताओं ने शुरू की थी, उस युति की राजनीति के विरोध में जबकि शरद पवार सोनिया गांधी जी के विदेशी ओरिजिन के मुद्दे पे अपनी अलग पार्टी बना के खड़े हुए, नतीजे आने के तुरंत बाद में तुरंत हाथ मिला करके उन्होंने सरकार बनाई कांग्रेस के साथ में, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली और वोट बैंक का कंपोजिशन दोनों का एक था। इस बार समस्या यह है कि सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस चले गए अजीत पवार को लेकर के, सवेरे सवेरे या रात को या कितने बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने जाके शपथ ली। पहला जनादेश का अपमान वहां पर हुआ, वो भी इसलिए हुआ क्योंकि शिवसेना भाजपा के साथ में सरकार बनाने को तैयार नहीं हो रही थी। वो जनादेश के अपमान की शुरुआत ऑलरेडी कर चुके थे। फिर उद्धव ठाकरे जाके कांग्रेस के साथ सरकार बना लेते हैं, ये जनादेश का दूसरी बार अपमान हुआ। फिर बीजेपी अभी तोड़ करके आती है। मतलब आज की तारीख में हालत यह है कि वोटर खुद कंफ्यूज्ड है कि मैंने वोट किसको दिया था, सरकार के विरुद्ध, सरकार के खिलाफ, और जिसको दिया था वो अभी सरकार में है या सरकार के बाहर है, सरकार में रहते हुए सरकार के बाहर है या सरकार के बाहर रहते हुए सरकार के अंदर है। सबसे ज्यादा मजेदार बात क्या लगती है, जब महाराष्ट्र में हम मतदाताओं से बात करते हैं, हमने बीच में एक बार सवाल डाला था, खुद एनसीपी के बहुमत के मतदाता जिन्होंने एनसीपी को वोट दिया सौरभ, वो अभी तक ये मान के चल रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें जरूर साहब का ही गेम है। आप ये समझिए, जब आप इतने बड़े मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हो जाते हैं कि आपके घर के ढहने को भी लोग आपकी मास्टर स्ट्रेटेजी समझने लगे, तो किस लेवल का कंफ्यूजन पैदा होता है। इसलिए मेरा मानना है महाराष्ट्र के मतदाताओं को एक मेजर रीबूट का बटन दबाना होगा कहीं। दुर्भाग्य यह है उनके पास में जो ऑप्शन पहले 2 थे, 2 के बजाय 4 हुए, 4 से बढ़ के अब 6 हो गए। अब ये 6 में कौन और कब किसके साथ में, केवल एक चीज है ईश्वर कृपा से जो नहीं हुई है कि कांग्रेस और भाजपा गठबंधन बना करके चुनाव नहीं लड़े हैं या सरकार नहीं बना रहे हैं। है ना, आई जेन्युइनली होप कि हम अपने इसी जीवन में ये एक राजनीति का चमत्कार ना देख लें। डेटा एक बार पढ़ देते हैं, आपने स्क्रीन पर देख लिया है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, वहां पर 48 सीटों का आंकड़ा है। एनडीए को 22 सीटें मिलती नजर आ रही। जब मैं एनडीए कह रहा हूं तब आप समझें भारतीय जनता पार्टी, शिंदे, एनसीपी पार्टी, अजित पवार गुट, जिसको मिल गया है घड़ी का चुनाव निशान चुनाव आयोग की बदौलत, क्योंकि उन्होंने उनके हक में फैसला दिया, और तीसरा शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट, इनको भी चुनाव निशान, चुनाव चिन्ह उनको भी मिल गया है। हाँ, उनको भी मिल गया है। लेकिन तो एक सेकंड सर, आंकड़ा एक सेकंड सर, आंकड़ों से, अरे आंकड़ा तो पढ़ दें, उसके बाद आप ना इत्तेफाकी जताइएगा। सर एक तो वन सा एंकर ऑलवेज एंकर वाला मामला हो जाता है। दूसरे नंबर पर इंडिया ब्लॉक है। इंडिया ब्लॉक का आपको ये ब्रेकअप दिख रहा है। बीजेपी को 16 सीटें मिल रही, बीजेपी के साथ शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार, इनको 6 सीटें, 16 और 6 22, यानी कुल जमा एनडीए महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले घाटे में नजर आ रही है। और ये तब है जब वो वहां सरकार चला रहे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। ये एक बड़ी चीज है जो आपको नोटिस करनी होगी। कांग्रेस तमाम हाराकीरी जो अन्य राज्यों में झेल रही, इसके बगल में गुजरात है जहां वो नीलबटे सन्नाटा हैं। मध्य प्रदेश में इस ट्रैकर में 2 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर आगे नजर आ रहे हैं। उड़ीसा में खाता खोलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। आंध्र प्रदेश में भी उनका बुरा हाल है। तेलंगाना में कुछ उनकी लाज बची है जो गुम जाती है जाके कर्नाटक में। लेकिन यहां पर वो 12 सीटों के साथ मजबूत नजर आ रहे हैं। और अगर इसमें उनकी युति में और जोड़ लिया जाए शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे को और एनसीपी शरद पवार को, तो 12 और 14 के बाद ये जो 26 का आंकड़ा है, ये एनडीए के आंकड़े से ज्यादा नजर आ रहा है। इससे सहमत है राजदीप जी? मैं महाराष्ट्र के जो आंकड़े यशवंत ने दिए मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि लोकसभा में एडवांटेज बीजेपी है।
बीजेपी पूरा जोर लगा रही है लोकसभा में, उनके जितने साधन है, जितना नेतृत्व है, वो पूरी तरह से जो मशीन है वो लोकसभा में है। शरद पवार हो या मेरा सवाल है, क्या एकनाथ शिंदे को शिवसेना के काडर ने या अजित पवार को एनसीपी के काडर ने अपना नेता मान लिया है? काडर ने, चुने हुए की बात नहीं कर रहा हूं जो सरकार के चक्कर ये बहुत अच्छा सवाल है जिसका जवाब आपको मुझे लगता है लोकसभा में नहीं मिलेगा, विधानसभा में मिलेगा। मेरा कहना है कि महाराष्ट्र में इस साल जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां वाकई कांटे की टक्कर होगी, और जो सवाल आपने पूछा है कि काडर किसके साथ जाएगा वो विधानसभा में तय होगा। लोकसभा में मुझे लगता है एक मोदी फैक्टर है। अब वो मोदी फैक्टर 5% का है, 8% का है, 10% का है, ये कहना मुश्किल है। बताइए, सच है ये मोदी फैक्टर की बात पे मैं राजदीप से सहमत हूं, और ये बात जो है, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि आखिर कौन कितनी सीट लड़ेगा। जैसे अभी बीजेपी की ओर से एक बयान दिया गया कि हम 26 सीट लड़ेंगे, देवेंद्र फडणवीस ने बीच में बोल दिया था। अब 26 सीटें बीजेपी लड़ेगी, बची हुई सीटों पे कौन कहां लड़ेगा, लेकिन इन 26 सीटों पे बीजेपी के सामने कौन लड़ेगा? जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार खड़े होंगे वहां पर तो उनको सफलता मिलेगी। लेकिन ठीक यही बात मैं एकनाथ शिंदे गुट या अजीत पवार गुट के बारे में नहीं कह सकता। दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग चीज जो साहिल शायद ज्यादा बेहतर बता पाए, क्या स्थिति ऐसी नहीं है कि अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के टिकट पे चुनाव ज्यादातर अगर जगहों पे हुए महाराष्ट्र में, तो उसमें एडवांटेज बीजेपी को रहेगा? और दो चीजों का कंट्राडिक्शन जो है साहिल, जिसको मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं, वो शायद आप समझा पाए। मैं अभी तक आंकड़ों में और लॉजिकली भी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे का शिव सैनिक वो कांग्रेस या एनसीपी के कैंडिडेट को वोट कैसे देगा। पहला कॉन्ट्राडिक्शन ये। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन, भारतीय जनता पार्टी का वोटर अजीत पवार के कैंडिडेट को वोट कैसे देगा। ये दो कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरे वाले में मैं राजदीप की बात से सहमत तो हो सकता हूं कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जहर पी करके बोले कि नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाल दो, घड़ी के सिंबल को भी। लेकिन पहला वाला जो हिस्सा है, क्या उद्धव ठाकरे का अपमान कोट अनकोट ये इतना बड़ा है कि शिवसैनिक, एक सामान्य शिवसैनिक जो हिंदुत्व वोट का लंबादार रहा है, वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वोट देगा? ये पॉसिबिलिटी है क्या? यशवंत, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं आपके जो पोल में जो ट्रेंड दिख रहा है उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। नंबर से शायद हम लोग असहमत हो सकते हैं, क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा चीजों पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि आज की स्थिति में शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के पास कैंडिडेट नहीं है। उनका एक दूसरा धड़ा जो है वो सीधे सीधे उनको छोड़कर चला गया है। तो बहुत नए चेहरे उनको लोकसभा में डालने पड़ेंगे, और जिनके लिए जीतना बहुत मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में। इसके लिए नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ट्रेंड जो आप दिखा रहे हैं वो ठीक दिख रहा है, क्योंकि वो उस तरीके का वोट ट्रांसफर यहां पर नजर आ रहा है। आपने पहली बात की कि शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट का वोटर क्या कांग्रेस को वोट डालेगा। देखिए, ऐसा है कि 2019 में ही उद्धव ठाकरे ने अपना डिटैचमेंट भारतीय जनता पार्टी से कर लिया है, और अनलाइक नीतीश कुमार, उन्होंने उसमें कभी फ्लिप फ्लॉप करने की कोशिश नहीं की। तो बेसिकली वो जो डिटैचमेंट है बीजेपी और शिवसेना के वोटरों का, वो बड़ा क्लियर हो गया था उसी वक्त पे। 2019 से 2-2.5 साल में वो बड़ा क्लियर होता गया। दूसरी बात यह है कि आपको यह बात माननी पड़ेगी कि महाराष्ट्र में बीजेपी होते हुए भी हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना जैसी पार्टी उसी ताकत के साथ बनी रही, और मोदी 2014 के मोदी वेव में भी शिवसेना अपना रुतबा थोड़ा बहुत क्यों ना हो लेकिन बचा पाई। नंबर 2 की पार्टी 2014 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बनी थी, जब उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़े थे। इसका मतलब क्या हो गया कि बीजेपी जैसी हिंदुत्व की विचारधारा होने के बाद भी तब शिवसेना के वोटर ने बीजेपी के खिलाफ वोट देकर, और वो भी मुंबई और मुंबई के आसपास के रीजन में, मराठवाड़ा जैसे इलाकों में जहां पर हिंदुत्व की कई बार पूर्ति बोलती है, उन इलाकों में भी बीजेपी के खिलाफ वोट देकर शिवसेना के पक्ष में वोट दिया हुआ था। और इसी के वजह से उनकी 62 सीटें जीत पाई। अगर शिवसेना नीचे आती तो बीजेपी की पूरी सत्ता 2014 में 144 सीटें मिलकर उनकी आ गई होती। तो वो डिटैचमेंट जो है वो बड़ा क्लियर हो गया है, जिसके वजह से ये बात साफ है कि ये एंटी बीजेपी वोट एक तरीके से बन चुका है। और इसीलिए आपके हर पोल में आपने देखा होगा
कि एमवीए का जो वोट शेयर है वो हिला नहीं है, वो 45% से 46% तक ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ महायुति का जो वोट शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए हमको यहां पर नजर आ रहा है। यहां पर जो घट है वो काफी 2-4% से हुई है, लेकिन यहां पर 10-12% का स्पाइक हमको यहां पर हमेशा दिखता रहता है, जो अब तक हमने 2 साल में देखा। दूसरी बात यह है कि एनसीपी को का वोटर बीजेपी को वोट डालेगा क्या, या बीजेपी का वोटर एनसीपी को वोट डालेगा? तो बीजेपी का वोटर जो भी बीजेपी कहेगी उस कैंडिडेट को वोट डालेगा, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है, ये बात उनके दिमाग में क्लियर है। लेकिन क्या अजीत पवार का वोटर बीजेपी को वोट डालेगा, इस बात को लेकर मुझे अभी भी शंका है, क्योंकि जो डिटैचमेंट है एनसीपी और बीजेपी के वोटर की, या खास करके एनसीपी के वोटर की शरद पवार से, वो अभी तक पूरी तरीके से हुई नहीं है, क्योंकि ये 6 महीने पहले की ताजी घटना है। अभी तक हमको ये समझना है कि इसमें क्या होगा। और इससे पहले महाराष्ट्र में जो छोटे छोटे बाइपोल्स हुए थे, या विधान परिषद के भी चुनाव हुए थे, जो स्थानीय निकाय इससे लड़ा जाता है, या ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी हो या टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहां पर हमने देखा कि जब तीनों दल एक साथ आए तो वहां पर बीजेपी को मात खानी पड़ी। बेसिकली महाराष्ट्र में क्या है, हमने वोट शेयर की बात की थी महाराष्ट्र की बात शुरू करने के पहले। गुजरात में 62% वोट शेयर है बीजेपी का, यूपी में 50% के ऊपर वोट शेयर है बीजेपी का। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी का वोट शेयर 30% से आगे बढ़ नहीं पाया, और इसी के वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी को दूसरे पार्टनर की हमेशा जरूरत पड़ी है, और कई बार तो तीसरे पार्टनर की जरूरत पड़ी है। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में यही ट्रेंड बढ़ता रहा तो अगले 2 महीने में हमें चौथा पार्टनर भी देखने मिलेगा। अब वो पार्टनर कांग्रेस में बड़े नेताओं को फूट डालने से मिलेगा, या राज ठाकरे को साथ में लेकर मिलेगा, या उद्धव ठाकरे को मनाकर वापस लाने की कोशिश होगी, ये हमें देखना होगा 2 महीने में। देखिए आजकल की स्थिति में महाराष्ट्र में कोई भी कहीं भी जा सकता है, हम किसी पर भी ये बोल नहीं सकते कि ये कभी जा ही नहीं सकता। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे को लाने की कोशिश होती है तो यह तय करना पड़ेगा कि जो शिवसेना का नाम और चिन्ह, एकता चिन्ह को दिया, उसका क्या किया जाएगा। ठीक इस है? पे और जब ये अरे सर, हमारे महाराष्ट्र में तो गोली मेरे दोस्त, अरे सुनिए, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड सर, हमारा राज्य है, अरे सुनिए। सर आपका राज्य है, मूड ऑफ द नेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब पे चर्चा होनी है। मैं अगर आधा घंटा सिर्फ महाराष्ट्र पे खर्च कर दूंगा, एक लाइन मुझे एडिट में हटाना पड़ेगा। नहीं, एक लाइन आप ना अरे हटाइए। एक लाइन में तो मेरे दोस्त यहाँ गोली चली है पिछले हफ्ते, शिंदे सेना और बीजेपी का एमएलए पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने गोली चलाते हैं। तो नहीं, ये मेरा ये कहना है, आप ये सब आंकड़े छोड़िए। ये मेरी माँ, मूड ऑफ माय मदर, मेरी माँ का मूड मुझे फोन करती है, ये क्या हो रहा है मुंबई में। देखिए ये मूड है यशवंत जी, मूड ऑफ मदर्स पर भी एक अलग से ट्रैक करेंगे। ये लोगों में गुस्सा है। नोबडी इज डिनाइंग दैट कि जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो तस्वीरें आ रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में मूड ऑफ द मदर तो एक ही होता है, जिसमें हम दोनों लोग गाल फुला के निकल चुके हैं। महाराष्ट्र का मूड ऑफ द मदर अलग होगा, वैसा नहीं होगा। चलिए देखिए, हम महाराष्ट्र देश ये छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने माथे पर सजा के रखता है, आप हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। यू शुड स्टॉप डूइंग दिस। चलिए, आपने कभी हमारे राज्य के प्रधानमंत्री, राज्य का व्यक्ति को प्रधानमंत्री होने दिया ही नहीं है। सर तो उतना, ये तो पॉलिटिक्स है। यू कैन नॉट कंप्लेन कि मुझे छक्का नहीं मारने दिया। यू कम एंड प्रूव। गुजरात से आया व्यक्ति, उसने प्रूव किया, महात्मा गांधी ने प्रूव किया, अभी नरेंद्र मोदी प्रूव करें, तो पॉलिटिक्स है सर। चलिए, मैं गुजराती बन जाता हूं अब। वो तो आप बन ही जाते हो शख्सियत के हिसाब से।